स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट का नेक्स्ट वीडियो है प्रश्न पत्र नंबर 4 यानी कि सैंपल पेपर नंबर 4। सब्जेक्ट है आपका हिंदी, कोड है 002। इसके सॉल्यूशन को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले आपके 3 सैंपल पेपर्स सॉल्व करवा दिए गए हैं हिंदी ए के। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम आपको पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ डाउनलोड करके इसको पढ़ लेना ताकि आपको जो आंसर्स बताऊं वो आसानी से समझ में आ पाए। तो सबसे पहला जो है ये पैसेज है 19वीं शताब्दी से पहले वाला। इस तरह का पैसेज दिया गया, इसको पढ़ना है आपको। पढ़ने के बाद में आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा गद्यांश का प्राथमिक उद्देश्य है। तो इस गद्यांश को अगर आपने पढ़ लिया तो इसका प्राथमिक उद्देश्य आपको देखने को मिलेगा, परिवार का आकार बढ़ी हुई समृद्धि के साथ घटता है। इस तथ्य को समझने के लिए 2 वैकल्पिक सिद्धांत प्रस्तुत करना, यह है आपके इस गद्यांश का प्राथमिक उद्देश्य। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य है। तो आपको केवल जनसंख्या विस्फोट के विषय में सत्य बताना है। तो यहां पर आपको मिलेगा, इसकी भविष्यवाणी पश्चिमी देशों में औद्योगिक क्रांति के समय जीवित कुछ लोगों द्वारा की गई थी। तो यहां पे भी आपका घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। अंतिम अनुच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करता है। तो लास्ट जो अनुच्छेद है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा कार्य ये कर रहा है। तो यहां पर जो आप देखेंगे, यह पहले अनुच्छेद में वर्णित घटना के लिए एक वैकल्पिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने पैसेज पढ़ लिया तो सारे आंसर्स आपको समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, गद्यांश में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख औद्योगिक देशों में औसत परिवार का आकार हाल ही में गिरने के एक संभावित कारण के रूप में नहीं किया गया है। ध्यान रखना, इसमें पूछ रहा है नहीं किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहां पर जो आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा हमारा आंसर। तो राइट आंसर जो आप टिक करेंगे वो हो जाएगा, औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं में मजदूरों की बढ़ती मांग। घ ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, जिसको इसमें कारण के रूप में नहीं किया गया है। ठीक है, एक संभावित कारण के रूप में जो है इसके गिरने का कारण नहीं बताया गया है। नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है, गद्यांश में दी गई कौन सी जानकारी बताती है कि निम्नलिखित में से किस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, अगर गद्यांश आपने पढ़ लिया है तो इसका भी आंसर आपका इस तरह का हो जाएगा, एक ऐसा जानवर जो मैदानी और झीलों में कई प्राणियों का शिकार बनता है, उस जानवर के कई बच्चे होने की संभावना होती है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे निम्नलिखित 2 पद्यांशों में से किसी एक का ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर देना होगा। 2 आपको मिलेंगे और एक का आपको देना है। तो ये आप पद्यांश पढ़ लें और इसके पद्यांश को पढ़ने के बाद में जो इसका पहला प्रश्न है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, कर्ण ने मित्रता की तुलना किससे की है। तो कर्ण ने मित्रता की तुलना जो है अनमोल रतन से की है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ मूव करें तो दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कर्ण दुर्योधन का साथ क्यों नहीं छोड़ सकता। तो कर्ण दुर्योधन का साथ इसलिए नहीं छोड़ सकता क्योंकि कर्ण दुर्योधन का ऋणी था। घ ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है, इसमें आपसे पूछा गया है, कविता के आधार पर कर्ण के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं चुनिए। तो यहाँ पर जो है प्रमुख विशेषता आपको बतानी है इस कविता के आधार पर। तो यहाँ पर जो है मेन जो आप बताएंगे आंसर वो कौन सा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा सच्चा मित्र। ग ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखो पूछा क्या गया आपसे, कर्ण दुर्योधन का ऋण किस प्रकार चुकाना चाहता है। तो कर्ण दुर्योधन का ऋण जो है बैकुंठ को निछावर करके चुकाना चाहता है, यानी सभी चीजें निछावर करना चाहता है। ग ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मित्रता एक बड़ा अनमोल रतन है। ध्यान रखना, मित्रता बड़ा अनमोल रतन, इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि इसका जो अलंकार है वो कौन सा है, लेकिन यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा। घ, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा होगा अब आप सोच सकते हैं और मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप कितना जो है अलंकार के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कितना सीख रहे हैं, वो आपके कमेंट से हमें पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अथवा में। अथवा में फिर से आपको एक पैराग्राफ दिया गया है, पैसेज दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद में यहाँ पे आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न हम बात करें इस गद्यांश से रिलेटेड, तो ये कवि ने किसको सच माना है। तो कवि ने जो है संघर्ष को सच माना है। यहाँ पे आपका का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गद्यांश जरूर पढ़ना, जब भी आपको मैं बताता हूँ कि पढ़ लो पहले पेपर, उसके बाद आंसर्स देखो, तभी आपको समझ में आएगा उसका रियल आंसर क्या होने वाला है। दूसरा जो है, कवि के अनुसार जीत किसकी होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा प्रणय को पथ्य वाले की। ठीक है, तो यहाँ पर जो ख ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर, फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है। तो फूलों के साथ चलने का तात्पर्य आपसे पूछा है, यानी सुविधा भोगी जीवन हो गया, सीधा सा बात है। फूलों के साथ चलने का तात्पर्य है सुविधा भोगी जीवन, इसमें घ ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की तरफ बात करें तो नत व्यक्ति किस तरह मृत हो जाता है। तो नत व्यक्ति किस तरह से मृत हो जाता है, जैसे व्रंत से झड़कर कुसुम। ठीक है, जैसे वृक्ष से झड़कर, व्रंत से झड़कर कुसुम। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 5वां जो प्रश्न है, इसमें कवि किससे लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। तो कवि जो है
चुपचाप अपने आप से लड़ने की प्रेरणा दे रहा है। यहाँ पे का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। रचना के आधार पर वाक्य भेद पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। मैं आपको सब कुछ ये रचना वचना के आधार पर भेद क्या होते हैं, वाक्य क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब कुछ बता चुका हूं। अगर आप वीडियोस कंटिन्यूस देख रहे हैं, हर वीडियो में ये सब चीजें डिस्कस करने से टाइम वेस्ट होगा, आपका भी और हमारा भी। तो इसलिए जो वीडियोस में बता दिया गया उनको जरूर देख ले। इससे पहले वाले वीडियोस में आपको क्लियर कर दिया है मैंने, तो उनको जरूर देख ले। यहाँ पे तीसरा जो प्रश्न है, इसमें पहला प्रश्न जो इसका पहला पार्ट है उसकी बात करते हैं। मैं वहां पहुंचा और दरवाजा बंद हो गया, इसका मिश्र वाक्य होगा। तो ज्यों ही मैं वहां पहुंचा दरवाजा बंद हो गया, ये है इसका मिश्र वाक्य। ख ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, रमेश जाएगा परंतु नरेश पढ़ेगा, रचना की दृष्टि से ये वाक्य किस प्रकार का है? तो ये आपको देखते ही लग रहा है कि इसमें और से जोड़ दिया गया, परंतु से जोड़ दिया गया, तो ये कौन सा हो गया? आपका संयुक्त वाक्य हो गया। ग ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, निम्नलिखित में से सरल वाक्य चुनकर लिखिए। तो निम्नलिखित में से सरल वाक्य जो है कौन सा होगा? तो मां अखबार पढ़ चुकी है। यहाँ पे क ऑप्शन जो है आपका सरल वाक्य की दृष्टि से उपयुक्त होगा। चौथा जो क्वेश्चन है, वह कहानी ऐसी वैसी नहीं बल्कि बहुत रोचक थी, इस वाक्य को सरल वाक्य में आपको बदलना है। तो आंसर क्या हो जाएगा? वह कहानी ऐसी वैसी ना होकर बहुत रोचक थी, ये इसका सरल वाक्य ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो 5वां क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे देखिए, कॉलम है आपका 1 और कॉलम है 2। तो यहाँ पे बोल रहा है कॉलम 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए और सही विकल्प आपको चयन करना है। यानी कि तीनों प्रश्नों के, यहाँ पे तीनों कॉलमों के आंसर हमें यहाँ पे सेलेक्ट करने होंगे कि कौन सा आंसर सही होगा। पहले अगर बात करें हम पहला वाला, चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ, चुपचाप बैठो या यहां से चले जाओ, इसका मतलब क्या है? ये संयुक्त वाक्य है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा इसमें जुड़ गया। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है इसमें जो दिया गया है, मुख्य अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हो गया, तो ये कैसा वाक्य है? ये बहुत ही सिंपल सा सरल वाक्य है। इसके बाद तीसरा जो ऑटोमेटिकली आपका मिश्र वाक्य हो जाएगा, यदि इस बार वर्षा ना हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? मिश्र वाक्य को इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा? हमारा ऑप्शन यहाँ पे फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। निर्देशानुसार वाच्य पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर आपको देने हैं। कॉलम जो सबसे पहले कॉलम 1 को कॉलम 2 के साथ सम्मिलित करके आपको फिर से यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इन्हीं में से टिक करना है। तो कॉलम ए और कॉलम बी को मैच कर लेते हैं तो हमारा आंसर मिल जाएगा। सबसे पहले देखिए, पत्र भेज दिया गया है, तो पत्र भेज दिया गया ये कैसा है? तो ये कर्मवाच्य है। इसके बाद में राधा बाहर कूद रही है, राधा बाहर कूद रही है, इसका मतलब क्या है? ये कृत्यवाच्य है। ऑटोमेटिकली तीसरा इससे मैच हो जाएगा। तो हमारा जो है आपको आंसर देख सकते हैं, फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट और थर्ड का थर्ड। तो फर्स्ट में सेकंड, सेकंड में फर्स्ट और थर्ड का थर्ड, यानी कि ग ऑप्शन यहाँ पे भी आपका करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन में आपको भाववाच्य वाला जो वाक्य कौन सा है वो आपको बताना है। निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाला है, तो भाववाच्य कौन सा इसमें प्रकट कर रहा है? लोगों से इस गर्मी में चला नहीं जा सका, ये जो है आपका भाववाच्य है। घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है थर्ड नंबर, उसको देखते हैं। थर्ड नंबर में आपसे पूछा गया, निम्नलिखित वाक्यों में से कर्मवाच्य वाला वाक्य है, कर्मवाच्य पूछा है आपसे, तो कौन सा हो जाएगा? तो यहाँ पे हो जाएगा, हिंदुओं द्वारा रामायण पढ़ी जाती है, यहाँ पे ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौथे क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित वाक्यों में से भाववाच्य वाला वाक्य है, तो वो कौन सा है? अब और नहीं चला जा सकता, ये है भाववाच्य। इसके बाद 5वां है, निम्नलिखित वाक्यों में से कृत्यवाच्य वाला वाक्य आपको बताना है, तो कृत्यवाच्य हो जाएगा, आयशा से कोई काम नहीं होता, कृत्यवाच्य का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो यहाँ पर 5 नंबर है, पद परिचय पर आधारित 5 प्रश्नों में से आपको 4 के उत्तर देने होंगे। पहला जो प्रश्न है, समाज में विभीषणों की संख्या बढ़ती जा रही है, इस वाक्य में रेखांकित पद का सही पद परिचय जो है आपको बताना है। तो रेखांकित पद परिचय आपको बताना है, तो यहाँ पे आ रहा है जातिवाचक संज्ञा, बहुवचन, पुल्लिंग और संबंध कारक जो है दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पे का ऑप्शन फर्स्ट का करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है, यहाँ पूछा गया, कल रात देर तक बारिश होती रही, यहाँ पे रेखांकित है देर तक, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय आपको देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा परिचय सही इसका? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कालवाचक क्रिया विशेषण होती रही, ठीक है, और क्रिया की विशेषता बता रही है, तो यहाँ पे जो है आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो थर्ड प्रश्न है, इसमें देखिए, बिमला पत्र लिख रही है, इस वाक्य में रेखांकित पद का परिचय आपको बताना है। बिमला पत्र लिख रही है, तो इसमें क्या हो रहा है? सकर्मक क्रिया, स्त्रीलिंग, एक वचन, वर्तमान काल जो है दिखाई दे रहा है, लिख रही है तो वर्तमान काल हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर, देखिए, इस किताब में अनेक चित्र हैं, अनेक चित्र हैं, ध्यान रखना, अनेक मतलब संख्या नहीं बताइए, लेकिन अनेक चित्र बता रहा है। रेखांकित वाक्य में जो आपका पद परिचय जो है वो आपको बताना है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा? यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है इसमें, और पुल्लिंग है, बहुवचन है, और चित्र जो है विशेष्य का विशेषण है, तो घ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आपसे पूछा गया उसकी बात करेंगे।
यहाँ पर आपका पूछा है, उसने कहा कि वह कल गुजरात जाएगा। सही वाक्य, इस सही वाक्य में रेखांकित पद का उचित पद परिचय आपको देना है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा, ये सर्वनाम है, प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम, एक वचन, पुल्लिंग का और कर्ता कारक। यहाँ पे का ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें अलंकार संबंधी प्रश्न है। तो यहाँ पर अलंकार पर आधारित 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से 4 के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है और इस अलंकार इसमें प्रयुक्त अलंकार आपको बताना है। तो इसमें जो आपको अलंकार देखने को मिल रहा है वो है मानवीकरण अलंकार। ग ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है, फिर इसमें आपको अलंकार बताना है। फटाफट हम बहुत तेजी से, जितने भी वीडियोस अब आने वाले हैं बहुत तेजी से जाने वाले हैं, इसलिए फटाफट उनको बहुत अच्छे तरीके से रीड करें, समझें और उसको याद करें बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपको हाफ ईयरली, ईयरली और आपके प्री बोर्ड एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे, घबराने की आवश्यकता उसमें नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपको देखने को मिलेगा श्लेष अलंकार। तीसरा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका तीसरा प्रश्न, इसमें भी आपको प्रयुक्त अलंकार ही बताना है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा उत्प्रेक्ष अलंकार, ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी फिर से आपको अलंकार ही बताना है और यहाँ पे चौथे क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो भी उत्प्रेक्ष अलंकार ही होगा। यहाँ पे भी आपका ख ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आते हैं 5वें प्रश्न पे। 5वें प्रश्न में आपसे फिर से अलंकार ही बताया गया है और अलंकार पर आधारित 5 प्रश्नों में से कोई भी 4 आपको सही आंसर्स बताने हैं। तो यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, यहाँ पर आपसे पठित गद्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों के सार्वधिक उपयुक्त विकल्प को चुन करके आपको लिख देना है। यानी कि आपके बुक से अब आ चुके हैं क्वेश्चंस और पहला क्वेश्चन की हम बात करते हैं। गद्यांश के अनुसार माँ के स्वभाव की विशेषता थी, तो कैसी विशेषता थी? धरती से भी अधिक धैर्यवान और सहनशील, बिल्कुल सही। और पति तथा बच्चों की सेवा में समर्पित, बिल्कुल सही। और स्वयं के विषय में न सोचने वाले, बिल्कुल सही, अर्थात घ ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो दूसरा प्रश्न है इसमें पूछा गया है, माँ सहज भाव से क्या स्वीकार करती थी? तो माँ जो है सहज भाव से क्या स्वीकार करती थी? पिताजी की ज्यादती और अपने बच्चों की उचित अनुचित मांग और सबकी आज्ञा का पालन, यानी कि ये सभी सही हैं। इसके बाद तीसरा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, माँ का त्याग लेखिका के लिए आदर्श क्यों नहीं बन पाया? तो माँ का त्याग लेखिका के लिए आदर्श इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि उनकी सहनशीलता व त्याग परिस्थितियों व मजबूरी से उपजे थे, इसलिए। ठीक है, इसलिए वो आदर्श नहीं बन पाए क्योंकि वो सहनशीलता और परिस्थितियों की मजबूरी से जो है उपजे थे। इसके बाद चौथा जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है, देखिए चौथे प्रश्न में पूछा गया, लेखिका की मां ने अपने पति से जिंदगी भर कुछ भी क्यों नहीं मांगा? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो वह बहुत धैर्यवान थी, जो मिल जाए उसे वह अपना प्राय समझती थी और लेने की कभी कामना नहीं करती थी, यानी कि तीनों कथन सही है। तो यहाँ पे घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वें प्रश्न की बात करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका किसके बारे में बात कर रही है? तो प्रस्तुत गद्यांश में लेखिका जो है अपनी माँ के विषय में ही बात कर रही है, तो यहाँ पे क ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, अपनी माँ के विषय में। इसके बाद जो 8वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं। गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित 2 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से सर्वाधिक उत्तर आपको जो ही अच्छा है वही आपको विकल्प चुन करके लिखना है। पहला जो प्रश्न है इसमें पूछा क्या गया है आपसे, अंतिम बार हालदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कौन सा चश्मा देखा था? सभी को याद होगा, सरकंडे का चश्मा। तो यहाँ पे हमारा घ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसका दूसरा प्रश्न पूछा गया है, इसमें कार्तिक मास आने पर बाल गोविंद भगत क्या करने लगते थे? तो वो क्या करने लगते थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा वो प्रभात फेरी शुरू करने लगते थे। तो का ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वें क्वेश्चन की बात करें तो पठित पद्यांश के आधार पर जो है आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों के उचित विकल्प चुनने हैं। यहाँ पद्यांश दिया गया, इस पद्यांश को पढ़ते ही आपको याद आ गया होगा कि कौन सा चैप्टर है। इसमें पहला प्रश्न जो है, व्रज छिपा का तात्पर्य क्या है? तो यहाँ व्रज छिपा का तात्पर्य आपको बताना है, तो वो है बादलों के अंदर की बिजली की कड़क छिपी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ग ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद दूसरा जो प्रश्न है इसमें क्या पूछ रहा है, कवि ने बादलों को किस किस नाम से पुकारा है? तो बादलों को कवि ने बाल कल्पना, नवजीवन वाले और ललित काले घुंघराले, ये सारे नाम से पुकारा है। तो सारे ऑप्शन सही हैं, इसका मतलब घ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न जो है इसमें आपसे पूछा गया है, बादल का प्रतीकात्मक रूप क्या है? तो बादल का प्रतीकात्मक रूप है क्रांति और पौरुष भाव का। ठीक है, तो ग ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है आपसे धराधर किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो सभी को पता है ये बादलों के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पे भी आपका ग ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 5वें क्वेश्चन की बात करते हैं, कवि बादलों का आह्वान क्यों कर रहा है? तो बादल पीड़ित तथा प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, बादल नई कल्पना और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला भी है, और बादल नव जीवन प्रदान करने वाला भी है। यानी कि तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपयुक्त जो है आपका आंसर सारा सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका 10वां,
पद पाठों के आधार पर निम्नलिखित दो बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनने हैं। पहला प्रश्न पूछा गया, आत्मकथ्य कविता में कवि अपने जीवन की सुखद स्मृति को किस रूप में देखता है? तो किस रूप में देखता है? वो देखता है पते अर्थात जीवन का एक सहारा के रूप में देखता है। का ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, संदली मिट्टी से कवि का क्या आशय है? तो इसका आशय है चंदन वर्णी सुगंधित मिट्टी। का ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वर्णनात्मक प्रश्नों की तरफ हम बढ़ चले हैं। अब फटाफट वर्णनात्मक प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर है, गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों 4 में से 3 के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, लखनवी अंदाज के पाठ के आधार पर बताइए कि लेखक ने खीरा खाने से मना क्यों किया? तो यहाँ पे आंसर आपको पता है अच्छी तरह से और क्या लिखना है, हमने बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे लिख दिया है। दूसरा जो है, बिस्मिल्लाह खां को शहनाई की मंगल ध्वनि का नायक क्यों कहा जाता था? इसका आंसर यहाँ से आप उतारेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें मनुष्य की जो योग्यता उसे आत्मविश्वास के साधनों का आविष्कार कराती है, हम उसे संस्कृति कहें या असंस्कृति? इस कथन पर अपने विचार। हमेशा जो है सीबीएसई आपके ऊपर ज़्यादा डालता है, आपके विचार ज़्यादा क्वेश्चंस में पूछता है, ये ध्यान रखना। चाहे वो कोई सा भी सब्जेक्ट हो, सोशल साइंस हो, साइंस हो या फिर मैथमेटिक्स और इंग्लिश के वीडियोस आने वाले हैं जल्द ही। आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी के वीडियोस आते रहेंगे, उसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको स्टार्टिंग में 5-5 सेट जो है मॉडल पेपर में आपको करवा रहा हूँ हर विषय के, ताकि आप उन 5 विषय को तैयार करें, पहले उनको समझें कि इस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न रहेगा, इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। और जब आप लोग शेयर करना सीख जाओगे तो उसके बाद आगे के 5 से आगे के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगे, जो बोर्ड में पूछे जाते हैं। सारे के सारे वीडियोस जो है एक से बढ़कर एक और एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको बोर्ड की दृष्टि से मिलने वाले हैं। घ पाठ में है, कार्तिक महीना और बाल गोविंद भगत दोनों एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित हैं? इसका आंसर आप यहां से लिख लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पद पाठों के आधार पर 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं 4 में से, ठीक है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा ना रहने की बात की जा रही है? तो इसका आंसर आप आराम से लिख सकते हैं। इसके बाद जो इसका ख पाठ है, इसमें पूछा गया है, वीर व्रती तुम और अछोबा गादी दे ना पाबहु शोभा। पंक्ति का भाव जो है आपको स्पष्ट करना है। तो इस पंक्ति का पूरा बस केवल आपको समझा देना है कि पंक्ति जो है आपसे क्या कहना चाहती है। इसके बाद ग पाठ है, मुख्य गायक और संगीतकार की परंपरा के औचित्य पर विचार प्रकट आपको करना है। इसका आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट जो पाठ है, आत्मकथ्य कविता में स्मृति को पाठ्य बनाने में कवि का क्या आशय है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर जो है पूरक पाठ्य यानी सप्लीमेंट्री से आपको दिए गए हैं 3 प्रश्न में से 2 ही करने हैं और यही पैटर्न रहेगा, आपको अच्छी तरह से पता है, मॉडल पेपर अगर आपने देख लिए हैं तो। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, लेखक को किस घटना से अणु बम द्वारा व्यर्थ जीव नाश का अनुभव हुआ था, उस घटना के विषय में अपने विचार जो है आपको लिखने हैं। इस तरह से आप विचार लिखेंगे। इसके बाद ख पाठ है, देश के प्राकृतिक स्थानों के सौंदर्य का आनंद लेते समय अधिकांश सैलानी वहां के पर्यावरण को दूषित कर देते हैं, इस नैसर्गिक सौंदर्य की सुरक्षा में आप अपने दायित्व का निर्वाह कैसे करेंगे? साना साना हाथ जोड़ी पाठ के आलोक में उत्तर दीजिए। उसके पक्ष में आपको उत्तर देना है, उसके हिसाब से उत्तर देना है। यहाँ पे उत्तर है आपका। नेक्स्ट जो पार्ट है, माता का अंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक जो है आपको सुझाना है। कोई भी अन्य शीर्षक सुझाएंगे तो यहाँ पे अन्य शीर्षक में मेरा बचपन, बचपन के सुनहरे पल, माता की ममता, बच्चों की दुनिया, ये सारे शीर्षक हो सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक पर जो है आपको अनुच्छेद लिखना है, ठीक है। अनुच्छेद सबसे पहला जो है आपको कमर तोड़ और महंगाई, इसमें संकेत बिंदु, बढ़ती महंगाई, कारण और मुक्ति के उपाय, ये तीनों को जो है शामिल करना है। जब आप इस छोटे से अनुच्छेद पढ़ेंगे तो आपको सारे बिंदु इसमें शामिल मिलेंगे। इसके बाद में महानगरों में महिलाओं की सुरक्षा, इसमें भी आपको महानगरों की समस्या और सुरक्षा की स्थिति, महिलाओं की असुरक्षा, कारण, प्रभाव और समाधान, तीनों को इंक्लूड करेंगे तो अनुच्छेद इस तरह से आपको लिखना होगा। नेक्स्ट जो पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है, मित्र की परख संकट में संकेत बिंदु, मित्रता का महत्व, अच्छे मित्र बुरे मित्र की पहचान और मित्रता सौभाग्य से, ये सारे बिंदुओं को इसमें इंक्लूड करना है और यहाँ पे इस तरह का अनुच्छेद आपको लिखना है। 15 नंबर है, कोविड के समय आपके दादा दादी की देखभाल करने वाली नर्स के सदव्यवहार की प्रशंसा करते हुए अस्पताल प्रशासन को लगभग 100 शब्दों में एक पत्र लिखना है। तो इस तरह से आप पत्र लिख देंगे। जो भी आपको यहाँ पे कोई एड्रेस नहीं दिया गया, एड्रेस आपकी मर्जी से, कोई भी दिनांक आप यूज करेंगे। उसके बाद में नर्स के जो आपको विषय लिखना है, नर्स के सद्भाव की प्रशंसा हेतु और महोदय लिखते हुए आप सारी की सारी जानकारी जो अपने हिसाब से लिखना चाहते हैं वो सब लिख देंगे इसमें। और यहाँ पर जो है ये लाइन थोड़ी सी नीचे चली गई है, तो ये लाइन एक साथ में लिखना है आपको। तो इस तरह से ये लाइन जो है कंटिन्यू रहेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पर इसके अथवा पाठ में, राष्ट्रपति द्वारा वीर बालक पुरस्कार से सम्मानित अपने छोटे भाई को लगभग 100 शब्दों में एक बधाई पत्र लिखना है। इनफॉर्मल लेटर है तो केवल आपको अपने भाई का एड्रेस लिखना है। जो भी आप एड्रेस लिखना चाहें, चाहे अपना एड्रेस लिख सकते हैं, डेट डालेंगे। उसके बाद में आप सीधा सीधा जो है अपनी जो भी सम्मानित होने के लिए अपने छोटे भाई को पत्र लिखना चाहते हैं बधाई में, वो लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें आपसे पूछा गया है, आपका नाम गोविंद वर्मा है, आप
आपने अर्थशास्त्र विषय में जो है स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की है तथा राजस्थान सरकार में सांख्यिकी अधिकारी के पद पर नियुक्ति पाने हेतु लगभग 80 शब्दों में एक सवृत यानी कि आपको अपना रिज्यूम तैयार करना है, जिसमें सारी डिटेल्स होंगी। सबसे पहले वही बात है, आपको नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान पता, स्थायी पता, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल, ये सारी चीज़ें पहले आपको पर्सनल डिटेल होती हैं। उसके बाद में आपका शैक्षिक योग्यता, एकेडमिक क्वालिफिकेशन जो भी आपकी होती है, तो इस तरह से आप कॉलम बना करके शैक्षिक योग्यताएं बताएंगे, जैसे कि हम हर प्रश्न पत्र में डिस्कस कर चुके हैं, तो इस तरह से आप बता देंगे इनको। और इसके बाद में जो है अन्य संबंधी योग्यताएं, जो आपको अगर कुछ और भी आपने हासिल किया है तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते हैं। उपलब्धियां अगर आपने कुछ हासिल किया है करियर में, इसके अलावा इस पढ़ाई के अलावा अगर आपने कुछ हासिल किया है वो आप यहाँ पे बता देंगे। और उसके बाद में आपने जो भी अभिरुचियां हैं, हॉबीज़ जो हैं, उनको आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद में संदर्भित व्यक्ति का जरूर आप विवरण दें, जिससे कि आपका जो एग्जामिनर समझ जाए कि आपने सब कुछ सही लिखा है। इसके बाद में नेक्स्ट जो पार्ट है, अपने क्षेत्र में एक पार्क विकसित कराने के लिए सभी कॉलोनी वासियों की ओर से नगर निगम अधिकारी को लगभग 80 शब्दों में एक ईमेल पत्र लिखना है, ईमेल लिखना है। तो सबसे पहले आप अपना एड्रेस, फिर नगर निगम वाला जो एड्रेस है वो लिखोगे, सब्जेक्ट आपकी मर्जी, सॉरी आपका सब्जेक्ट जो है जिस विषय को यहाँ पे पूछा जा रहा है पार्क विकसित कराने हेतु, तो यही चीज़ आप लिखेंगे। और दूसरी बात ध्यान रखना है कि जब भी ईमेल एड्रेस लिखें तो ईमेल एड्रेस सही तरीके से लिखें, जो भी लिखें बिल्कुल सही तरीके से। उसके बाद आप डायरेक्ट जो है नगर निगम अधिकारी को जो है आप लिखना शुरू करेंगे, और जो आपने डिटेल देना चाहते हैं यहाँ पर हमने दे दिया। इस तरह से आप डिटेल देंगे कि आपको पार्क बनवाना है, तो यहाँ पर इस तरह की जो है लेटर में या ईमेल में जो आप अपनी बातों को रखेंगे। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट में, तो यहाँ पर जो है विद्यालय के वार्षिक उत्सव के अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा निर्मित हस्तकला की वस्तुओं की प्रदर्शनी के प्रचार हेतु 60 शब्दों में एक विज्ञापन आपको तैयार करना है। विज्ञापन को बॉक्स में आप लिखेंगे, जब भी आप ईमेल लिखेंगे तो भी बॉक्स में लिखेंगे, जो यहाँ पर बॉक्स में है वो बॉक्स में ही लिखना है, आपको ध्यान रखना है। जो कैपिटल हमने किया है, जो बोल्ड है वो बोल्ड लिखेंगे, जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही लिखेंगे। आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं, ये इशू नहीं है, क्योंकि आप जो हेडिंग्स हैं वो एग्जामिनर को दिखा सकते हैं कि आपने जो है सब कुछ अच्छे तरीके से तैयार किया है। उसके बाद डेट लिख देंगे, और यहाँ पर जो है आप सारी चीज़ें, विशेष आकर्षण क्या है, फिर कार्यक्रम का स्थल क्या रहेगा, समय क्या रहेगा, और वहाँ पर विशेष आकर्षण में जो जो चीज़ें हैं वो आप इसमें मेंशन कर देंगे। इसका अथवा पार्ट में है, दूर देश में बैठे अपने मित्र को कोरोना महामारी में अपनी कुशलता का लगभग 60 शब्दों में जो है एक संदेश लिखना है, यानी कि नोटिस लिखना है। तो संदेश लिखते हुए डेट और समय लिखते हुए अपने प्रिय मित्र का नाम अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, और उसके बाद जो है संदेश को आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, और जो हमने लिखा है इसके हिसाब से भी लिख सकते हैं, और नीचे अपना नाम लिख देंगे। इस तरह से हो जाएगा कंप्लीट। और ये था मिशन मेरिट 2022-23 के एग्जाम की प्रिपरेशन का चौथा सैंपल पेपर हिंदी ए का। इसके बाद हिंदी ए का 5वां सैंपल पेपर आपको मिलेगा। उसके लिए बिल्कुल आप बने रहिए चैनल पर और अपने दोस्तों को साथ में शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।